Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 22nd October, so let's get started. आज हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जिसमें से दो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. वन इज कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो इसके बारे में ओरिजिन से लेके आज तक के जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं स्पेशली पोस्ट 2020 इसकी कॉप 15 के बाद, क्योंकि अभी इसकी कॉप 16 होने वाली है. अब ये कॉप में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, अभी हम इस पे क्लियर करेंगे. ठीक है, वो जो कॉप 21, 28, 29 चलती रहती है वो यूएनएफसीसी की है, क्लाइमेट चेंज की, जहां हम बायोडाइवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात कर रहे हैं. तो अभी 16th होने वाली है. इसकी हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे अभी तक की, जो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगी और मेंस में भी. इसके अलावा बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं अबाउट दिस ह्यूबल टेलीस्कोप एंड जेम्स वेब टेलीस्कोप. तो इन दोनों को हम आज कंपेयर करके स्टडी करेंगे. इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा. हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग पे एक आर्टिकल थोड़े दिन पहले भी हमने देखा था, वो उतना इन डेप्थ नहीं था, बट आज हम इसको इन डेप्थ कवर करेंगे बिकॉज ये एक पोटेंशियल रखता है आपका मेंस में डायरेक्टली पूछे जाने का भी. दूसरा, यूरोपियन यूनियन ने काफी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सीबीएम, कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन लॉ लेकर आया एक, कि ऐसी जगहों से इंपोर्ट नहीं करेगा यूरोपियन यूनियन जहां पे डिफॉरेस्टेशन किया गया हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ग्रो करने के लिए पोस्ट 2020. ठीक है. और थर्ड अब ये लेके आया है अपने यहाँ पर नेचुरल रेस्टोरेशन लॉ. तो यूरोपियन यूनियन ने इस लॉ को इंप्लीमेंट करने की बात की है, तो क्या हम इंडिया में भी इस तरह की बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी करीब 30% लैंड ऐसा माना जाता है जो कि डिग्रेड हो चुका है. ठीक है. हम लोग कई बार बात करते हैं कि हमें प्लांटेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट, ये हरियाणा की फील्ड्स में भी एक्सटेंड हो रहा है, ये बाकी के राजस्थान में भी एक्सटेंड हो रहा है और ये गुजरात की तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है. तो हमारे यहाँ जो डेजर्ट है वो और ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है इनटू द ग्रीन एरिया. उसके अलावा हमारा एक पूरा इकोसिस्टम, वेटलैंड्स, ये सब डिग्रेड हो चुके हैं. तो क्या हमें भी एक नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ लाने की जरूरत है इंडिया में या नहीं? ठीक है, उसको एग्जामिन करेंगे. तो ये 4 आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ये है 75th ईयर एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ओवर 75 ईयर्स किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को प्रिजर्व किया है डेस्पाइट ऑफ सेवरल चैलेंजेस. इसके अलावा बाकी सब प्रीलिम्स की टिडबिट्स हैं, तो उनकी इनकी बात करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला आर्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया चाइना रीच डील ऑन ईजिंग एलएसी टेंशन. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मैप, और उसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, तो मैं आज इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि आज ऑलरेडी काफी कंटेंट है न्यूज़पेपर में जो हमें फोकस करना है. ठीक है, तो इस मैप को हम अगर दोबारा देखना होगा हम बाद में देख लेंगे, या फिर प्रीवियस सेशन में हम देख चुके हैं. दूसरा, यहाँ पर यूपी हाईकोर्ट ने एक बात कही थी कि मदरसा में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इनका करिकुलम अप टू डेटेड नहीं है. ठीक है, इनके टीचर्स अच्छे नहीं है, इनकी टीचिंग क्वालिटीज अच्छी नहीं है, और ये अल्टीमेटली इन बच्चों को तैयार नहीं कर पाएगा मॉडर्न वर्ल्ड में जॉब के लिए. तो इन्होंने कहा था कि इनको एक सेक्युलर स्कूल भेजा जाए मदरसा से निकाल कर. उसके रिस्पेक्ट में ही पेटिशन वापस फिर सुप्रीम कोर्ट में गई. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि अगर कोई स्पेशल लॉज बनाए जाते हैं फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस तो ये हमारे सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है. ओके. विद इन अ सेक्युलर फैब्रिक ऑल्सो माइनॉरिटीज को, उनके इंस्टीट्यूशन को, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह की माइनॉरिटीज की बात करता है. ओके, एक हो गई रिलीजियस और दूसरी हो गई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. राइट, दोनों याद रखिएगा. लिंग्विस्टिक लाइक अगर नॉर्थ इंडिया के किसी स्टेट में एक पर्टिकुलर सपोज कन्नड़ पीपल रह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे माइनॉरिटी ही कहलाएंगे. इनको भी अपना एक अलग से स्कूल या इंस्टीट्यूशन बनाने की आजादी है, और रिलीजियस माइनॉरिटी है तो उन्हें भी आजादी है. ओके, और ये हमारे सेक्युलरिज्म को वायलेट नहीं करता है, ये कहना है डीवाई चंद्रचूड़ का. लॉज विच रेगुलेट इंस्टीट्यूशंस रन बाय रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैन नॉट बी अक्यूज ऑफ ब्रीचिंग द सेक्युलरिज्म. 2004 का एक्ट था मदरसा का. इट रेगुलेटेड मदरसा इन द स्टेट उत्तर प्रदेश. हाई कोर्ट कंक्लूडेड दैट द लॉ वायलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, और उसने ऑर्डर दिया टू ट्रांसफर दीज स्टूडेंट्स स्पेशली दोज इन रिकॉग्नाइज्ड मदरसा टू द रेगुलर स्कूल्स. इससे करीब करीब 17 लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए जो 16,000 मदरसा में पढ़ रहे हैं अक्रॉस दी उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि ये गलत था, हाई कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर गलत था. उसी तरीके से हिंदूज के लिए भी अलग से एक्ट है, जैसे हिंदू रिलीजियस एंडोवमेंट एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्ट, जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है फॉर अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारे जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, तिरुपति बालाजी एंड सो ऑन. State had a right to legislate to improve the excellence of a government-aided minority-run institution. अब देखिए, 3 तरह की इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है जो कि आपके लक्ष्मीकांत पे भी मेंशन है. एक होते हैं एडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड, दूसरे होते हैं रिकॉग्नाइज्ड बट अनएडेड, और थर्ड होते हैं जिन्हें ना स्टेट से रिकॉग्निशन चाहिए और ना ही किसी भी तरह का एड चाहिए. तो थर्ड कैटेगरी वालों को भी हटा दो. लेकिन जो दो हैं जो किसी ना किसी तरीके से एड ले रहे हैं हमारे स्टेट से यानी कि गवर्नमेंट से,
इनको रेगुलेट करने का पूरा राइट है गवर्नमेंट के पास। वो इनके लिए कुछ नॉर्म्स बना सकता है कि आपके यहाँ पे टीचिंग का जो क्यूरिकुला है वो क्या होगा, ठीक है, आपके टीचर का जो रिक्रूटमेंट है वो किस बेसिस पर होगा और कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाएंगे, और इंस्पेक्शन के लिए भी आप अपने मदरसा को ओपन रखेंगे, ठीक है। ये दो चीजें हो सकती है इन दो कैटेगरीज में जहां पर आप किसी ना किसी तरीके से एड ले रहे हो स्टेट से, ग्रांट्स के फॉर्म में या जिस फॉर्म में भी। थर्ड कैटेगरी जो है वो पूरी तरीके से सरकार के इंटरफेरेंस से बाहर रहती है, ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर ये कहना चाहती है कि यहाँ पर उस लेवल का एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है जो बच्चों को अच्छी जॉब दे सकता है फ्यूचर में, तो उसके लिए आप लेजिस्लेशन बना सकते हो, ओके। हाँ, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अगला है डिलिमिटेशन मेकिंग अस रीथिंक ऑन स्मॉल फैमिली सेज टैलेंट। अब आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि हमें अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी चाहिए। हमारी साउथ की जो पॉपुलेशन है जैसे आंध्र प्रदेश की, इनका कहना है कि हमारा टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 हो चुका है। तमिलनाडु के सीएम का भी कहना है कि हाँ, हमारा टीएफआर काफी कम होता जा रहा है एंड हमें भी अपने फैमिली साइज को बढ़ाने की जरूरत है। ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं? ये आ रही है डिलिमिटेशन की वजह से। बिकॉज इनका ये मानना है कि 2026 तक तो फ्रीज कर दी गई थी लोकसभा की सीट्स, लेकिन अब सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, और इस डिलिमिटेशन के बेसिस पर स्टेट्स को सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट की जाएगी बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। अब इसमें होगा क्या कि जो नॉर्थ इंडिया जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा रही है सिंस 1971, ये ज्यादा लोकसभा सीट्स ले जाएंगी नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स, जबकि साउथ इंडिया में इनकी लोकसभा सीट्स जो है इनको डर है कि हमारी नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स और डिक्रीज हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली जब पार्लियामेंट से एक लॉ पास होगा तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का वेटेज ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सदर्न स्टेट, ओके। अब जैसे आप बीजेपी को ही देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया स्वीप कर रखा है बीजेपी ने पिछले कई सालों से। तो नॉर्थ इंडिया में अगर बीजेपी इतनी सीट्स लाती है और सबसे ज्यादा सीट्स भी एलोकेट की गई है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को, तो बीजेपी हमेशा पावर में रहेगी और सदर्न स्टेट्स हमेशा उनका वोट बहुत कम रहेगा। अब कल को इश्यू आता है श्रीलंका और फिशरमैन का, तो इनके पास उतनी वोटिंग पावर ही नहीं रहेगी कि वो किसी भी तरह का जो लॉ है उसको रोक पाए, ठीक है। तो इसलिए इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमें रीथिंक करने की जरूरत है अबाउट अ फैमिली साइज। अब इसके रिस्पेक्ट में हमने पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उससे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई थी, दैट इज कि यहाँ पे जो डिलिमिटेशन किया जा रहा है उसको आप इक्वल बेसिस पे मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सीट लोकसभा की एलोकेट कर दीजिए नॉर्थ इंडिया में फॉर 20 लाख पॉपुलेशन, 20 लाख पॉपुलेशन पर सीट, ओके। जबकि साउथ इंडिया में आप ये क्राइटेरिया लूज रखिए क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छा किया उन्होंने, यहां पर आप 10 लाख पॉपुलेशन के लिए एक सीट रख दीजिए। ये एक सॉल्यूशन था जो कि एक न्यूज आर्टिकल में हमें मिला था और मैंने आपसे कहा था इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने उसमें, ठीक है, क्योंकि यही वे फॉरवर्ड बनता है। या कल को आप इंटरव्यू में पहुंचोगे तो इसी तरह के आइडियाज जो हैं वो दिखाते हैं आपको कि यू हैव द पोटेंशियल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, या यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सोच सकते हो, ओके। सो ये एक तरीका है जो डिलिमिटेशन को लेकर इश्यू हो रहा है नॉर्थ साउथ के बीच, जो अभी आएगा सेंसस के बाद, तो ये उसका एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है, ओके। अभी हम आगे चलते हैं क्योंकि डिलिमिटेशन वगैरह मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं, उसमें मैं दोबारा नहीं जा रहा हूं। दूसरा, यहाँ पे जब भी विंटर्स आते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन, एनसीआर में ये सब चलता रहता है, इसके रिस्पेक्ट में ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं पहले, ग्राफ एंड CAQM, ठीक है। अगर नए बच्चे हैं तो मैं नोट्स टेलीग्राम में डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा, मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि लेक्चर लेंदी हो जाएगा और हमारे पास दूसरी काम की चीजें डिस्कस करनी है आज, ठीक है। ये चीजें पहले डिस्कस हो चुकी हैं बट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो वो नोट्स एटलीस्ट टेलीग्राम ग्रुप से चेक कर लीजिएगा, मैं पोस्ट कर दूंगा शाम तक। एक आर्टिकल इन्होंने लिखा है अबाउट द अप्रोचिंग माइलस्टोन इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। 75 ईयर्स होने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन को, ठीक है। हमने 26 नवंबर को अडॉप्ट किया था और 26 जनवरी को ये फोर्स में आया था। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 26 नवंबर को जब हमने अडॉप्ट किया था, इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन फोर्स में आ गए थे, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन लाइक सिटीजनशिप, ठीक है। जबकि बाकी की जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस थे वो फोर्स में आए थे 26 जनवरी से, ओके। ये एक डिफरेंस याद रखिएगा, ये गलती कराता है एग्जाम में। ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली लेके चलूंगा फ्लो चार्ट पे, बट यहाँ पे नोट्स भी दिए हुए हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं इस आर्टिकल क्रक्स आपके साथ से फ्लो चार्ट में डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन। नवंबर 26 ये होगा 75th एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन, ओके। अडॉप्शन याद रखिएगा, अडॉप्ट कर लिया था इस दिन, लेकिन फोर्स में आएगा 26 जनवरी को, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहा हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए, जिसकी कोर वैल्यूज जैसे रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करते हैं सब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी हाल ही के कुछ साल छोड़ दें अगर, जब से राजीव कुमार का टेन्योर शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बायसनेस देखा गया है, बट अल्टीमेटली हमारी जो इंस्टीट्यूशन हैं, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG, यूपीएससी,
ये सब बहुत ही क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन रहे, इनकी वर्किंग पे उतने ज्यादा कभी क्वेश्चन मार्क्स नहीं उठाए गए, इनके जो भी डिसीजन आए वो सब माने गए हमेशा से, ठीक है, इनको रिस्पेक्ट किया जाता है क्योंकि हम इनको मानते हैं दीज आर दी बुलवार्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इसके अलावा कलेक्टिव कंसाइंस, हमारे यहाँ जो ट्रांसफर ऑफ पावर भी हुआ है ना, जैसे जनता ने अगर आपको एक बार हरा दिया तो हरा दिया, जबरदस्ती आप पावर पे नहीं बैठे रहेंगे, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन रहा है, कभी मिलिट्री डिक्टेटरशिप जैसी चीजें नहीं हुई हमारे यहाँ पर, कभी सरकार चेंज होने पर एक दूसरे के अगेंस्ट वायलेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी कोर वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसने हमारी डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करके रखा है। एट द सेम टाइम, टाइम के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व भी हुआ है, उसने न्यू चैलेंजेस को अपने साथ एक्सेप्ट किया है, जैसे आज हम लोग फंडामेंटल राइट में ही बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी की भी डिजिटल एज में, ठीक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब इस टाइप की बातें किसने सोची भी नहीं थी कि ऐसी कोई डिजिटल एज आएगी। देयर इज रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, हमारी डेमोक्रेसी ग्रोथ हुई है, जैसे कि देखा जा सकता है कि रिसेंट जो टर्नआउट हुआ है वोटर्स का 67% से भी ज्यादा हुआ है, ठीक है। हमेशा से एक स्मूथ ट्रांजिशन देखा गया है पावर में, मिलिट्री रूल जैसी चीज इंडिया ने एटलीस्ट नहीं देखी कभी। अपने राइट्स ऑफ फ्रीडम्स ये हमेशा से अपहोल्ड किए गए इंडिया में, स्पेशली बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक। इमरजेंसी का दौर भी देखा हमने, लेकिन हमेशा सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स ऐसे निकल के आई जिसने हमेशा फंडामेंटल राइट्स को सबसे ऊपर रखा, इवन अगर स्टेट के अगेंस्ट भी जाना पड़ा तो भी। जैसे अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, एफआईयू, ठीक है, ये जो इंटेलिजेंस यूनिट बनाई थी इन्होंने, गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसको गिरा दिया कि नो, ये ठीक नहीं है। जुडिशियल प्रोटेक्शन, जुडिशरी को ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करने की और उसको प्रोटेक्ट करने की, हालांकि प्रोटेक्शन की एग्जैक्ट जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है, राइट। और हमारे फेमस ने हमेशा ये माना था कि हमें सेंट्रलाइज स्टेट तो चाहिए क्योंकि हमें यूनिटी प्रिजर्व करनी है अपने देश की, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम दिस सेंट्रलाइज स्टेट ये हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा गया अलग अलग चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू, ठीक है। राज्यसभा बनाने का क्या मोटिव था, यही मोटिव था कि लोकसभा में अगर कोई पार्टी बहुत ज्यादा सीटें लेके आ जाती है तो वो पावर को ओवर सेंट्रलाइज ना कर ले, राज्यसभा के थ्रू हर स्टेट को, एवरी स्टेट गॉट दी रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है। उसके अलावा हमने अपने जो भी अमेंडमेंट के प्रोसीजर रखे हैं उसमें थर्ड वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ आपको पास तो करना ही है, बट एट द सेम टाइम आपको 50% स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कंसेंट लेना होता है, राइट। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इवॉल्व होता रहा है लगातार, ठीक है। हम फेडरलिज्म में और नीचे जाके, सेंटर के नीचे, स्टेट के नीचे हम लोग और नीचे गए, और अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इन सबको भी, तो हमने अपना डिसेंट्रलाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। देयर वाज क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अंडर 7th शेड्यूल, ताकि आपस में किसी भी तरह के इश्यूज ना बने, हालांकि वो इश्यूज टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर को लेके आया था कि आखिर आप क्यों लेकर आए एग्रीकल्चर के लॉस, वो तो स्टेट का डोमेन है, ठीक है। सिमिलरली प्रिजर्विंग द रीजनल आइडेंटिटीज, एट द सेम टाइम हमने रीजनल लेवल पर यानी कि हर स्टेट पर उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने का भी मौका दिया, कैसे, बाय रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। इसलिए आपको 2016 के यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ हमारे यहाँ, इससे हमारा जो इंडिया की यूनिटी थी, ठीक, वो वीक नहीं हुई बल्कि और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई। क्यों? क्योंकि एक बिलीफ आया सब में कि हमारी रीजनल आइडेंटिटीज को कभी थ्रेट नहीं होगा विद इन दिस इंडियन यूनियन, राइट। आप कन्नड़ हैं, ठीक है, आप अलग अपना स्टेट ले लीजिए, प्रिजर्व कीजिए अपनी आइडेंटिटीज को। असम है, उसको अपना खुद का स्टेट है उसके पास, आप अपनी आइडेंटिटीज को प्रिजर्व कीजिए एंड सो ऑन। बट उसके बाद भी कुछ फ्रिक्शंस रहे, जैसे कि कई स्टेट्स लोग अभी भी डिमांड करते हैं कि हमें अपना अलग स्टेट चाहिए, बट इट इज मोर टू डू विद देयर पॉलिटिक्स रादर देन जेन्युइनली अबाउट देयर कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक। अब जैसे सौराष्ट्र बोलता है कि हमें अपना सेपरेट स्टेट चाहिए, डू यू थिंक कि उनका कल्चर या उनकी लैंग्वेज या कुछ भी ऐसा डिफरेंट है गुजरात से? ठीक है, हो तो अल्टीमेटली सभी गुजराती, तो फिर वो सब वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन इशू हो सकते हैं, बट रीजनल आइडेंटिटी की जब बात हो तो इंडिया ने सबको सफिशिएंट स्पेस दिया है विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इंपैक्ट मीडिया और सिविल सोसाइटी का भी काफी इंपैक्ट रहा है। सिविल सोसाइटी ने अपनी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसने क्लियर कट ये प्रूव किया कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मैटर है, इट इज बिगेस्ट स्कैम, ठीक है। ये डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से अंडरमाइन करता है, क्योंकि जो पार्टी पावर में है उसके पास फंड्स आते रहेंगे इसके थ्रू, और जिसके पास ज्यादा मनी पावर होगा वो इलेक्शन में एक एडवांटेज पे रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो सिविल सोसाइटीज हैं, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में। मीडिया की बात करें तो एक टाइम था जब सिर्फ दूरदर्शन की बात होती थी, सरकार जो कहती थी वही दिखाते हैं, बट उसके बाद और ज्यादा लोग भरोसा करते थे प्रिंट मीडिया पे, यानी कि न्यूज़पेपर टाइप। फिर प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया का टाइम आया, ब्रॉडकास्ट का
ब्रॉडकास्ट मीडिया का टाइम आया, प्राइवेट न्यूज चैनल्स वगैरह आए, बट अगेन इनमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है मीडिया में, खासकर अबाउट देयर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। कई बार सरकार पूरा एक्सेस देती नहीं है इन्फॉर्मेशन को, जैसे पीएम केयर फंड में बात की गई कि आप पूरी डिटेल दीजिए, कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ, सरकार ने देर से मना कर दिया, तो न्यूज चैनल्स के पास या मीडिया के पास उतनी इन्फॉर्मेशन आई भी नहीं, और दूसरा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इनकी फंक्शनिंग में। आज हम देख ही रहे हैं कि मीडिया किसी ना किसी तरीके से पावर में जो पार्टी है उसकी तरफ टिल्ट है, कल को दूसरी पार्टी पावर में आएगी तो उसकी गोदी में बैठ जाएंगे, है? तो ये एक चैलेंज रहा है मीडिया के साथ। इवोल्यूशन ऑफ द गवर्नेंस, तो जैसे जैसे मॉडर्न चैलेंजेस आते रहे हमारी गवर्नेंस और ज्यादा इवॉल्व होती रही, यानी कि आजादी के टाइम हमारे यहाँ पर इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, पॉवर्टी बहुत हाई थी, लेकिन जैसे जैसे कुछ लोग पढ़ाई में आगे निकलते गए, कुछ लोग फिर भी पीछे रह गए, क्योंकि सभी एरियाज में इक्वली स्कूल्स वगैरह उतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंचा। पॉवर्टी में भी यही हुआ, कुछ लोग प्रोग्रेस कर गए, जैसे जो मेजर सिटीज में रहे, क्योंकि उन्हीं की डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया इनिशियली इंडिया ने, और जो पीछे की जो सिटीज और स्मॉल टाउन्स थे वो पीछे रह गए। ठीक है, तो ये न्यू चैलेंजेस लेकर आए हमारे लिए एक्विटी के, कि कुछ लोग एजुकेशन में आ गए, कुछ पीछे रह गए, इंक्लूसिविटी के, कुछ रिच होते जा रहे हैं, कुछ पुअर होते जा रहे हैं, जस्टिस के, कुछ लोगों को जस्टिस मिल जाती है बिकॉज दे हैव दैट रिसोर्सेज टू फाइट द लिटिगेशन, बट कुछ हैं बेचारे जिनका केस जेन्युइन होते हुए भी वो लोग लिटिगेशन फाइट नहीं कर पाते हैं जुडिशियल, राइट। तो ये पुरानी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने चले थे, लेकिन इसने हमारे लिए और न्यू चैलेंजेस और न्यू प्रॉब्लम सामने लेकर आया, इक्विटी, इंक्लूसिविटी एंड जस्टिस के। बट इनके लिए भी, इनको भी फाइट करने के लिए गवर्नमेंट तरह तरह की चीजें करती है, जैसे एक्विटी इंक्लूसिविटी के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए पीएम श्री टाइप के स्कूल्स चलाए गए, कि इनकी क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक, उसी तरह से आपके सेंट्रल स्कूल, केंद्र विद्यालय, ठीक है, ये सब अपनी एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, इस गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंक्लूसिविटी के लिए हम लोग तरह तरह की स्कीम चलाते हैं, आजकल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप की चीजें चलाई जा रही हैं, वुमेन्स के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए, ओल्ड एज पीपल्स के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें चलाई जा रही है। जस्टिस के लिए काफी सारी हम लोग नालसा टाइप के एक्ट लेकर आए, कि जो गरीब लोग भी हैं उनके लिए जस्टिस एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यू चैलेंजेस भी आ रहे हैं, और उनके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो फ्रेमवर्क है वो उसको अडेप्ट भी कर पा रहा है अपने। ओके, इसके अलावा थ्रू अडेप्ट अमेंडमेंट्स भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अडेप्ट किया है, जैसे हमने एक कॉमन मार्केट बनाने के लिए जीएसटी लेकर आए, कि वन नेशन वन मार्केट। ठीक है, उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन जब भी आएगा उसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कई तरह के अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो ये टाइम के साथ न्यू नीड और चैलेंजेस के साथ इवॉल्व होता रहा है। बट अगेन डेमोक्रेसी को कुछ चैलेंजेस फिर भी हैं आज भी। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है मनी इन पॉलिटिक्स। मनी पावर का सीधा सीधा रोल होता है क्रिमिनलाइजेशन से, क्योंकि किसी के भी पास ऑनेस्टली इतना मनी नहीं आ सकता कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स कर सके, वो क्रिमिनलाइजेशन के थ्रू आता है, या फिर पॉलिटिकल्स और कॉर्पोरेट्स के बीच नेक्सस के थ्रू आता है, कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाइए कि मेरे बिजनेस को फायदा हो, रिटर्न में मैं आपको फंडिंग दूंगा। ठीक है, तो मनी का रोल पॉलिटिक्स में आज भी बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। ठीक है, हमें ये जो हमारा अभी इलेक्शन का मेथड है, फर्स्ट पास द पोस्ट, इससे दूर हटके जाना होगा, क्योंकि ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब 6-7 कैंडिडेट लड़ रहे होते हैं तो कई बार जिसको हाईएस्ट वोट मिले होते हैं, दैट इज सपोज 14% वोट मिले होते हैं, तो ये विनर हो जाता है। बट आप मान सकते हो क्या 14% वोट पाने वाला 100% वोटर्स को रिप्रेजेंट करेगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसको हमें स्टेप में ले जाना होगा, दैट इज, अब जो टॉप 2 आए फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में हम इन टॉप 2 में इलेक्शन कराएंगे, और जो 50% से ज्यादा लेकर आएगा वो विनर होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है, ये वाला इलेक्टोरल रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। सेकंड इज कमर्शियलाइजेशन एंड रिफ्लेक्शन। कमर्शियलाइजेशन नहीं होना, सॉरी, कमेमोरेशन, आई एम सॉरी। ठीक है, सो वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट 75 ईयर, बट एट द सेम टाइम हमें विजिलेंट भी रहना होगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज जो हैं वो प्रिजर्व रहें, इनमें ज्यादा दिक्कत ना आए। जैसे गवर्नमेंट ने आरटीआई एक्ट को वीक किया, इंफॉर्मेशन का एक्सेस रोक दिया। ठीक है, उसी तरीके से लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में अपॉइंटमेंट नहीं की 7 साल तक। एंड सिमिलरली हमारा एक और है विसल ब्लोअर एक्ट, सरकार ने इसको और ज्यादा वीक कर दिया, कि आप जब तक अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे हम आपकी कंप्लेन को एग्जामिन नहीं करेंगे। तो हमें विजिलेंट रहने की भी जरूरत है, कि कोई भी पार्टी जो पावर में है वो हमारे जो प्रॉपर फ्रेमवर्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वीक ना करे। ओके, सो ये आर्टिकल था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड आर्टिकल पे। सी, इस आर्टिकल में इतने पॉइंट्स नहीं थे जितने मैंने आपको एक्सप्लेन करे, बट मैंने इधर उधर से कनेक्ट करके आपको एक्सप्लेन इसलिए करे क्योंकि कल को जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नॉलेज अप्लाइड बेस्ड आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप डिट्टो लिख दोगे, कहीं पढ़ा होगा लिख दोगे। नो, यू नीड टू रिकॉल ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने रीड किए थ्रू आउट द ईयर, एंड यू नीड टू फ्रेम ए प्रॉपर आंसर ऑन दैट। नेक्स्ट इज द केस ऑफ नेचर रेस्टोरेशन लॉ।
ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन लेके आया है और इसी के लिए हम भी इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी 30% लैंड जो है वो डिग्रेडेड स्टेट में है। ठीक है, चलिए इसकी इसकी बात कर लेते हैं। ग्लोबल इशू ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये अकेला सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, सब जगह का इशू है कि लैंड जो है और ज्यादा डिग्रेड होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सभी जगह पर वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लोगों को और ज्यादा अर्बन एरियाज में घर बनाने एंड वेटलैंड को आप खत्म करते जा रहे हो। ठीक है, जो नेचुरल लेक्स हुआ करते थे उनको आपने पूरा डंप यार्ड बना दिया है। राइट, उसी तरीके से हमारी जो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है वो डिग्रेड हो रही है। डेजर्ट जो है हमारे वो और ज्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं। ठीक है? तो जो हमारा अच्छा लैंड था वो और ज्यादा डिग्रेड होता जा रहा है। अब आपको पता होगा कि हमने जब रियो सबमिट किया था 1992 वाला, तीन चीजें निकली थी ना, यूएनएफसीसीसी क्लाइमेट चेंज के लिए, एट द सेम टाइम यूएनसीबीडी जिसको हम आज कवर भी करेंगे, और थर्ड क्या निकला था? यूएनसीसीडी, दैट इज कॉम्बेटिंग द डेजर्टिफिकेशन। ओके, तो यहां पे global issue of land degradation, almost 30% of India's total geographical area is experiencing land degradation, right? इसलिए हमें जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव रेस्टोरेशन लॉ बनाने की, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने बनाया है नेचर रेस्टोरेशन लॉ एनआरएल ऑफ यूरोपियन यूनियन। दिस सर्व एज ए इंस्पायरिंग मॉडल फॉर इंडिया टू टैकल इट्स एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप है ईयू का जो उसने लिया है अपने नेचर को या एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में। सीबीएम फर्स्ट वन था, ठीक है, पता होगा आपको, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। दूसरा डेजर्टिफिकेशन, सॉरी डिफॉरेस्टेशन को लेकर ये लॉ लेके आए थे। ठीक है, अभी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया उसका इंप्लीमेंटेशन टिल 2026 जनवरी। और थर्ड लेकर आए हैं नेचर रेस्टोरेशन लॉ। ठीक है, तो तीनों स्टेप यूरोपियन यूनियन ने लिए। इनफैक्ट हम लोग जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी लेकर आए थे ना, वो भी हमारा यूरोपियन यूनियन के मॉडल पर ही था, और ये 2020 में यूपीएससी ने एज इट इज पूछा था। चलिए पहले इस ईयू के लॉ में देखें क्या यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। ये इनेक्ट किया है यूरोपियन यूनियन एनवायरमेंटल काउंसिल ने, एक सेकेंड, ऑन 17 जून 2024। एम किया है टू रिस्टोर यूरोप्स इकोसिस्टम। यहां पे इन्होंने मैंडेट किया है दैट एटलीस्ट 20% ऑफ द ईयू लैंड एंड सी एरियाज, ठीक है, जैसे आपका कोस्टल एरियाज होते हैं, आपके कोस्टल एरियाज में एस्चुरीज बन जाती हैं, मैंग्रोव्स होते हैं, इन सबको रिस्टोर करना है अराउंड 20% एरिया को बाय 2030, और फुल रेस्टोरेशन कर लेना है ऑफ ऑल इकोसिस्टम बाय 2050। ओके, इट इज it is part of EU's biodiversity strategy for 2030 and European Green Deal addressing the biodiversity loss and degraded ecosystem. Okay. इंडिया की बात करें तो इसरो का कहना है कि यहाँ पे करीब 97 मिलियन हेक्टेयर, दैट इज ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंडियाज लैंड, ये अंडर लैंड डिग्रेडेशन आता है एज पर 2018-2019। तो अब तो ये और ज्यादा हो गया होगा। ओके, डेजर्टिफिकेशन इज ए मेजर कंसर्न कि हमारा जो डेजर्ट है वो और ज्यादा एक्सपैंड करता जा रहा है, ठीक है, दूसरे एरियाज में, या जहां जहां पर वाटर क्राइसिस डेवलप होते जा रहे हैं वहां पर हमारा और ज्यादा एरिड रीजन डेवलप होता जा रहा है, स्पेशली इन गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। दे टुगेदर मेक अराउंड 24% ऑफ इंडिया डेजर्टिफाइड लैंड। इंडिया ने इसके लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे ग्रीन इंडिया मिशन, हम लोग और ज्यादा प्लांटेशन करेंगे। एट द सेम टाइम हमने उस टाइम बात भी की थी कि यहाँ पे जैसे हमारी अरावलीज है, ये वो पूरी कवर करती थी गुजरात से लेकर दिल्ली तक, ठीक है, लेकिन ये जो पूरा हमारा डेजर्ट था, थार डेजर्ट, ठीक है, अरावलीज को हम लोग खत्म करते चले गए। हमने बहुत ज्यादा माइनिंग कर ली, हमने बहुत ज्यादा लोगों के लिए अच्छे अच्छे बंगलो बना दिए एनवायरमेंट में, हसीन वादियों में डैमेज करके, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि यहाँ पे जो एक माउंटेन के थ्रू एक ग्रीन वॉल हुआ करती थी जो इस डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोकती थी, आपने ये वॉल खत्म कर दी। तो अब यहाँ पे फिर हम लोग लेकर आए नया ग्रीन इंडिया मिशन की और ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे, ग्रीनरी को बढ़ाएंगे, पेड़ लगाएंगे ताकि ये डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए, स्पेशली इन हरियाणा रीजन। ओके, तो इसके लिए हम लोग ग्रीन इंडिया मिशन लेकर आए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ताकि वाटर का हद से ज्यादा ओवर यूज ना हो। अल्टीमेटली क्या होगा, ग्राउंड वाटर और नीचे जाता जाएगा एंड अल्टीमेटली आपका एरिया एरिड होता जाएगा। नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लेकर आए, वही गोल था कि और ज्यादा फॉरेस्ट करने ताकि हम लोग डिग्रेडेशन को टैकल कर सके। बट अल्टीमेटली अब ये डिग्रेडेशन उस लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे हमें जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगली बाइंडिंग अप्रोच की, जस्ट लाइक ईयूज एनआरएल। Okay. Now, what about this proposed restoration law in India? Land restoration. India should aim to restore 20% of its degraded land by 2030, targeting especially the forest, wetland, rivers, agricultural land, and the urban space. Urban space में बेंगलोर में एक टाइम बहुत सारे वेटलैंड्स हुआ करते थे, ठीक है। वेटलैंड दो बहुत बड़े काम करते हैं, एक तो वो आपके वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, दूसरा वो एक कार्बन सिंक की तरह भी
एक्ट करते हैं। बट बैंगलोर ने अपने आप को एक्सपैंड करने में और पॉपुलेशन बर्डन में उसने पूरे वेटलैंड्स खत्म कर दिए अपने। वेटलैंड रेस्टोरेशन, restoring 30% of degraded wetland by 2030, just especially the critical ones like Sundarban and Chilka Lake. बायोडाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर, अब इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें जरूरत है एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करने की, रिस्टोर द फार्म लैंड एंड एनहांस द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। फ्री फ्लोइंग रिवर्स, रिस्टोर मेजर रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना एड्रेसिंग द पॉल्यूशन एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। Green urban space, combat urban degradation by promoting the green spaces in cities like Bangalore and Delhi, especially all these parks या रोड साइड पे हम लोग ग्रीन प्लांट्स वगैरह लगाएं। ये सब आपके ये 5 इन्होंने आइडियाज दिए हैं प्रपोज रिस्टोरेशन लॉ को लेकर कि हमें भी ये 5 ऑब्जेक्टिव रखने चाहिए इसमें। इसके इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स भी होंगे। अब देखिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे होंगे अगर हम इसको करते हैं। फर्स्ट इज कि आपकी यहाँ बैंगलोर में अभी थोड़े टाइम पहले शॉर्टेज हुई थी तो कंपनी से कहा था सब लोग अपने घर चले जाओ, वर्क फ्रॉम होम करना, ठीक है। तो उससे तो एक तो आपका इकोनॉमिक लॉस हुआ पूरा, ठीक है। दूसरा सोशल बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जब हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, हीट वेव्स वगैरह आती है, तो उससे क्या होता है कि लोग और ज्यादा बीमार होते हैं, तो अल्टीमेटली आपका हॉस्पिटल्स का खर्चा, दवाइयों का खर्चा वो शुरू हो जाता है, और कई बार इन हीट वेव्स की वजह से आपकी डेथ भी होती है, तो उसकी वजह से आपका सोशल लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद ये आदमी जितने वर्क नहीं कर पाया, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। सिमिलरली पंजाब में जब हीट वेव्स आई, व्हीट का प्रोडक्शन कम हुआ, तो उससे क्या हुआ, फार्मर को 20% तक का इकोनॉमिक लॉस हुआ। तो अगर हम लोग अपने इको सिस्टम को रिस्टोर करने की बात करने पे ध्यान देंगे तो काफी सारे इनडायरेक्टली सही बट इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन में हो, चाहे लोगों की हेल्थ और डेथ में हो। A restoration law could generate global economic returns of around $10 trillion by 2030, enhancing the agriculture productivity, water security, and creating millions of jobs, especially in rural areas. Okay. It can help in mitigate climate change, improve India's carbon sink, and meet commitments under the Paris Agreement. और ग्लोबल लेवल पर भी यही इम्प्लीकेशंस होंगे कि ईयू का ये जो लॉ है जिसने एक प्रेसिडेंट सेट किया है सभी कंट्रीज के लिए वर्ल्ड वाइड, एंड दिस रिस्टोरेशन लॉ इन इंडिया कुड नॉट ओनली हेल्प इंडिया restore its degraded ecosystem but also contribute to its socio-economic development and commitments to international environmental goals. ओके यहाँ पर आपके पास ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, थोड़ा जूम करके पढ़ोगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये अल्टीमेटली आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आफ्टर प्रीलिम्स जब आप मेंस के लिए रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि पहले मैं आपको कहता था कि आप खुद बनाइए शॉर्ट नोट्स, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि काफी टाइम जाता है उसमें, सो आपको फ्लो चार्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये आर्टिकल उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आपको शैडो फ्लीट्स आपको पता है, ठीक है, कि कोई कंट्री अगर डायरेक्टली रशिया के साथ डील नहीं कर सकती तो फिर वो क्या करती है कि किसी कंट्री की छोड़िए, हम ऐसी शिप्स वगैरह का यूज करेंगे जो किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करती, ठीक, आप वो पायरेट शिप के तरह ही समझ लीजिए। लेकिन ये होता है कि ये जो शिप्स होती हैं इनके लिए ना तो कोई इंश्योरेंस है, यानी कि हम जो गुड्स भेज रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर एक रिस्क रहेगा, ठीक है। तो रशिया के साथ हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, अगर हम इनके थ्रू कर रहे हैं शैडो शिप्स के थ्रू, तो फिर वो एक रहेगा कि उसके पास ना तो कोई इंश्योरेंस है, और अगर कोई कंपनी उसको देगी भी तो बहुत हाई रेट पे देगी, ठीक है। तो दीज आर दी एक्चुअली दी शिप्स दैट डोंट बिलोंग टू एनी नेशन। तो रशिया पर, क्योंकि रशिया को जब अपने ट्रेड करना था तो यूएस ने दो चीजें की, एक तो सैंक्शन लगा दिए कि आप रशिया के साथ डील नहीं कर सकते, दूसरा इसने एक सीलिंग लगा दी थी कि आप $60 से ऊपर रेट पर रशिया से ऑयल परचेस नहीं कर सकते, जबकि अभी ग्लोबल में रेट चल रहे हैं $75। ओके, तो $75 60 से ऊपर अगर आप दोगे तो फिर यूएसए आप पे सैंक्शन और लगाएगा। तो इन्हीं को बाईपास करने के लिए वर्ल्ड ने क्या किया, शैडो शिपिंग्स का यूज करना शुरू कर दिया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो जब शैडो शिपिंग वगैरह पूछा जाएगा कि ये होता है क्या, तो दीस आर काइंड ऑफ प्राइवेटली ओन, जो किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करती, इनके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं होता, किसी भी तरह की प्रोटेक्शन नहीं होती इनको, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। शैडो शिपिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सिर्फ टर्म पता होना चाहिए। हाउ पॉलिसी शेप हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स एंड क्लाइमेट गोल्स, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग पे हमने एक दिन और बात की थी, इस पे दोबारा बात करेंगे आज। फर्स्ट, दे आर इमर्जिंग एज अ सॉल्यूशन फॉर एड्रेसिंग बोथ urban as well as climate challenges, focusing on reducing greenhouse gas emissions, energy use and operational cost। देखिए ये जो बिल्डिंग्स होती हैं ये काफी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं, बट अगर हम उन्हें इस तरीके की टेक्नोलॉजी से बनाएं कि ये कार्बन हीट एब्जॉर्ब करना नहीं बल्कि उल्टा जो कार्बन है उसकी सिक्वेस्टर करने के लिए काम करना शुरू कर दें। जैसे हमने एक सीमेंट बनाई हुई है आजकल वर्ल्ड ने, ऑल्टरनेटिव सीमेंट, ठीक है, उसमें जब बनाने के टाइम पर वो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो उल्टा कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो हमने बिल्डिंग्स को भी अगर हमने कार्बन सिक्वेस्टर की तरह बना दिया तो वो एक अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। तो हमें ऐसी हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग यूज करनी है। अब इसमें मेन गोल क्या है हमारा कि ये कम से कम एनर्जी को कंज्यूम करे,
एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम से कम होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करते हैं कि आप इंसेंटिवाइज किया जाता है रियल एस्टेट डेवलपर्स को और इन सबको कि आप कुछ इस तरीके से बनाइए अपनी बिल्डिंग कि उसमें दो चीजें बहुत अच्छी हो। एक तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो, ठीक है, एयर इधर उधर पास हो सके, एंड सेकंड थिंग इज कि उसमें सनलाइट बहुत अच्छी आए ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन रिड्यूस हो। इन दोनों चीजों पे फोकस किया जाता है और इसी के लिए वो सारे बिल्डिंग कोड वगैरह तैयार किए गए इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पर भी, ठीक है, ताकि इस तरीके की बनाई जाए कि आपकी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो, कम से कम 30% तक का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो रिड्यूस करने का पोटेंशियल रखती हो आपकी बनाई हुई बिल्डिंग। जैसे आप दिल्ली वगैरह में देखेंगे सारे घर इतने चिपके हुए बने कि ना इधर विंडो है ना उधर विंडो है, सिर्फ सामने बैल्कनी है और कुछ नहीं, राइट। तो उस टाइप की चीजों को ओवरकम करना है, हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, विच कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज वेल एज एनर्जी यूज प्रमोट कर सके एंड ऑपरेशनल कॉस्ट कम से कम की जा सके। दे आर डिजाइन यूजिंग क्लाइमेट अडेप्टिव डिजाइन, ओके, वेंटिलेशन बेटर हो, सनलाइट बेटर हो एंड इंप्रूव द ऑक्यूपेंट वेलबींग। अब आपको ऐसा बंद रूम दे दिया जाए जिसमें ना सनलाइट आ रही है ना एयर पास हो रही है तो ऑब्वियसली यू विल फील सफोकेटिंग, ठीक है। बट अगर बिल्डिंग अच्छी होगी तो वो आप जो रह रहा है इंसान उसमें उसकी भी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखा जा सकता है। सेकंड इज एनर्जी एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट आर अडॉप्टिंग पॉलिसीज टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस लाइक एनर्जी स्टार, लीड सर्टिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि यूएस की तर्ज पे ही हमने इसको शुरू किया था। इसके अलावा कई तरीके के बेनिफिट दिए जाते हैं इस तरह की बिल्डिंग बनाने वालों को, टैक्स क्रेडिट दिए जाते हैं, एनर्जी सेविंग, रिड्यूस एमिशन एंड सो ऑन। इंडिया की क्या प्रोग्रेस रही है इस पे अभी तक? सबसे पहले इंडिया ने इसके लिए लॉन्च किया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंडर में 8 सब मिशन थे और उसमें से एक मिशन था अबाउट दिस क्लाइमेट फ्रेंडली बिल्डिंग, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ये लॉन्च किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल एनर्जी यूज इन बिल्डिंग्स एंड कैन रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन बाय अप टू 30%। तो ये ईसीबीसी लॉन्च किया था इंडिया ने। इसके अलावा वेरियस इंडियन सिटीज आर इंटीग्रेटिंग high performance building guidelines focusing on improve energy efficiency and reducing the emission। इसके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं जैसे लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि कम एसी वगैरह यूज करने पड़ेंगे, कम लाइट्स यूज करनी पड़ेंगी, हायर प्रॉपर्टी वैल्यू। अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर जहां पे वेंटिलेशन अच्छा हो, जहां पे सनलाइट अच्छी आती हो, तो फिर सामने वाला उस फ्लैट के रेट थोड़े आपको ज्यादा बताएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर फ्लैट। तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है एंड एट द सेम टाइम आपकी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस जो है वो भी इंप्रूव होती है आपकी बिल्डिंग की। नेक्स्ट इज एनर्जी सेविंग, कार्बन ऑफसेट मैकेनिज्म मेक दीज बिल्डिंग्स फाइनेंशियली वायबल एंड ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह, क्लाइमेट फोकस फंड्स ये यूज किए जा रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में आजकल अक्रॉस द वर्ल्ड। Corporate initiative, for example, Infosys, it has successfully adopted energy efficient design, reducing energy consumption in its office by 45% and improving the thermal comfort, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इन्फोसिस का आप जरूर यूज करेंगे। सेकेंड इज रियल एस्टेट डेवलपर्स आर इंसेंटिवाइज्ड टू इन्वेस्ट इन हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग्स, एनहांसिंग देयर प्रॉपर्टी वैल्यू एंड रिड्यूसिंग द वैकेंसी रेट। क्योंकि अगर आपने इस तरह के फ्लैट बनाए होंगे तो खाली नहीं पड़े रहेंगे, चांसेस ज्यादा हाई हैं कि वो जल्दी फिल हो जाएंगे। ग्रीन फाइनेंसिंग एंड पॉलिसी सपोर्ट, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड सपोर्ट करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स को। सस्टेनेबल रियल एस्टेट सर्टिफिकेशंस दिए जाते हैं लाइक आईजीबीसी, ग्रह सर्टिफिकेट, लीड इन इंडिया हेल्प प्रमोट सच बिल्डिंग्स एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म सच एज कार्बन ट्रेडिंग आर बिकमिंग इंटीग्रल टू एनकरेजिंग सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस। ओके, सो दिस वाज अ नाइस आर्टिकल, इसमें कुछ पॉइंट्स थे हमारे काम के। यहाँ पे आपके पास फ्लो चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। एलएसी बफर जोन में गो, इस पे हम आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हम जिस दिन न्यूज़पेपर में कम चीजें होंगी उस दिन इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ओके, अभी के लिए और वैसे उसमें कोई इतने इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं। ड्रोन्स एंड मिसयूज ऑफ एआई अमंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ ऑलरेडी मेंस में सेशन किया हुआ है। फर्स्ट सेशन मैंने किया था आपके साथ अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और उसके अलावा जब मैंने साइबर सिक्योरिटी किया था उसी के साथ आपके साथ 20 मिनट सेशन किए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से एक सिक्योरिटी थ्रेट प्रमोट कर रही है। क्योंकि आज कम्युनल टेंशन अगर आपको बढ़ानी है, दो लोगों को या दो कम्युनिटीज को लड़ाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये चीजें बहुत आसान कर दी है। इसका हद से ज्यादा मिसयूज हो रहा है। इसलिए मैंने जब आपको बताया था ग्लोबल आर्टिफिशियल अलायंस, तब मैंने आपसे कहा था कि ग्लोबल लेवल पर नॉर्म्स बनाने की जरूरत है। हो सकता है, चलिए एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, कल को पाकिस्तानियों को इंडिया में दंगे कराने हो, दे डोंट नीड टू डू मच, ठीक है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्हें कुछ इस तरह के वीडियोस, इस तरह के पिक्चर्स बनाने हैं जहां पर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को प्रोसिक्यूशन कर रही हो, या जैसे कि आज बांग्लादेश से हमारे पास इस तरह के वीडियोस और फुटेज आ रहे हैं। ये अगर इस तरह की चीजें बना दें तो कम्युनल टेंशन वैसे ही हो जाएगी, तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है, right? तो वही चीज उन्होंने हाईलाइट की है कि ड्रोन्स
एंड मिसयूज ऑफ एआई अमंग सिक्योरिटी चैलेंजेस अहेड। ठीक है, तो इस पे मैं आपके साथ साइबर सिक्योरिटी पे तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ड्रोन्स एंड एआई, इन पे हम दोबारा एक और सेशन करेंगे मेंस 450 प्लस में। ठीक है, यही सब चीजें हैं जो आपको मेंस के लिए तैयार करनी है। और एक और चीज कि मैं आपको आपसे हर मेंस 450 प्लस के लेक्चर के बाद एक फ्लो चार्ट दिया जाएगा, सॉरी नॉट फ्लो चार्ट, माइंड मैप। ठीक है, ये माइंड मैप अल्टीमेटली क्या करेगा कि आपको ये लेक्चर देखना है, 2-3 बार उसको रीड करना है, अच्छे से कंटेंट आपके दिमाग में बैठ जाए, और ये माइंड मैप होंगे जो आपको रेगुलर रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। ठीक, फिर आप सोचिए कि अगर आपने साल भर में 400 टू 450 ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करें जो मेंस के जीएस 1, 2 एंड 3 में आपको काम आएंगे। ठीक है, तो उसका रिवीजन कितना इजी हो जाएगा जब एक एक पेज में आपके पास माइंड मैप बने रखे होंगे। ठीक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आई विल गिव दैट, राइट। तो मेंस 450 सीरीज विल डू वंडर्स फॉर यू। ठीक है, इस बार भी हमने सिर्फ GS2 GS3 में 40 में से 21 क्वेश्चन तक हिट किए थे, एंड वी विल इंप्रूव दिस रेशियो इवन फर्दर। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको हिस्ट्री की जो रिवीजन सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, उसमें आपको हिस्ट्री की स्टैटिक भी कवर कराऊंगा बेस्ड ऑन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे अभी सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया आपके साथ सोशियो इकोनॉमिक, सॉरी सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स। और ये सब मैं फ्लो चार्ट के थ्रू इसलिए कराऊंगा स्टैटिक, क्योंकि बुक आपके पास ऑलरेडी है, जहां डाउट होगा आप बुक ओपन कर सकते हैं। मेरा मोटिव ये है कि जो जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है हिस्ट्री में एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक, वो मैं आपके साथ एक क्विक रिवीजन कर लूं, एंड ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कराऊंगा इन पे बेस, ताकि आपका हिस्ट्री, करंट और स्टैटिक दोनों साथ साथ तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। दो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लास्ट में है एक्चुअली हमारे आज। यूएस कनाडा शिप्स सेल थ्रू ताइवान स्ट्रेट आफ्टर चाइनाज बॉर्डर। अब पहले तो ये चाइना है, ये आपका ताइवान है। ठीक है, बीच की जो ताइवान स्टेट है, वहां से चाइना ने अपनी एक बहुत लार्ज नेवल ड्रिल की थी, और उसी के रिस्पॉन्स में यूएस और कनाडा ने भी यहीं से अपनी शिप्स गुजार के दिखाया है कि हम भी तैयार है। ओके, और यहाँ पे जब यूएस का प्रेशर इस एरिया में आता है ना, तब तब चाइना इंडिया के साथ ठंडा पड़ता है। तो कल की ये जो डील हुई है ना फ्रिक्शन पॉइंट पे, वो उसको आप आइसोलेशन में मत देखिए। जब भी यूएसए चाइना पर इधर से प्रेशर आएगा पैसिफिक साइड से, तब तक वो इंडिया साइड पे लूज पड़ेगा, वो यहाँ पे कमजोर पड़ेगा, दोस्ती की बातें करेगा, डिस्प्यूट सेटल करने की बात करेगा। तो इसलिए यूएसए का प्रेशर ऑन द ईस्टर्न चाइना इज इंपॉर्टेंट फॉर इट टू बी वेरी लीनियंट ऑन वेस्टर्न फ्रंट विथ इंडिया। ओके, सो दोनों को आप आइसोलेशन में मत देखिए कभी। ये स्पोर्ट्स न्यूज है। अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। दो आर्टिकल्स करने। वर्ल्ड लैग ऑन 2030 नेचर गोल एज कॉप 16 टॉक्स बिगिन। अब ये जो कॉप 16 है सीबीडी की, ओके, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, रियो 92 समिट, 3 ऑर्गेनाइजेशन निकले क्लाइमेट चेंज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड डेजर्टिफिकेशन के लिए। तो ये जो सीबीडी है, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात की जा रही है यहाँ पे। 15th हो चुकी है 2022 में, अब होने वाली है 16th, कॉप 16 इन कैली कोलंबिया। जबकि जो वो क्लाइमेट चेंज वाला है जिसकी कॉप 29 होने वाली है अभी बाकू में। ठीक है, उसको अभी साइड रखिए, अभी हम यहाँ क्लाइमेट चेंज वाली बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ सीबीडी वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीबीडी कॉप 16, 29 बार बार न्यूज में आए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये बायोडाइवर्सिटी वाली बातें हो रही हैं। चलिए, यहां पे हम लोग बात करते हैं अबाउट दिस। इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वन है, एक सेकेंड, ठीक है, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव रखे गए। वन इज कंजर्वेशन करेंगे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, सभी लाइफ फॉर्म के जितने भी हैं। ठीक है, स्पीशीज ले लीजिए आप, या हमारा पूरा इकोसिस्टम ले लीजिए आप, हमारे पूरे जैसे हमारे फॉरेस्ट वगैरह हैं उनकी भी बात आप कर सकते हो। यहाँ पे हमारे वेटलैंड्स हैं, उनको भी कंजर्व करने की बातें कर रहे हैं हम लोग, हमारे मैंग्रोव्स को भी कंजर्व करने की बात कर रहे हैं हम। अपनी पूरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, फर्स्ट गोल है कंजर्व करने का। दूसरा है कि अगर हम उनको यूज भी कर रहे हैं तो सस्टेनेबल वे में यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इतनी ज्यादा फिशेस का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं कि उनका वही खत्म हो जाए पूरा स्टॉक ही। ठीक है, उनको ब्रीडिंग करने का टाइम ही ना दिया जाए, तो सस्टेनेबल यूज होगा। उसके बाद अगर यूज हो भी रहा है तो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए बेनिफिट्स की, क्योंकि जितने भी दवाइयां आज वर्ल्ड में बनी हैं ये सब कहीं ना कहीं जानवरों के थ्रू ही बनी है। उन्हीं के थ्रू हम लोग अलग अलग चीजें देखते हैं कि किसी के पास किसी स्पेशल तरह का प्रोटीन है, किसी के पास एंजाइम्स हैं, किसी के पास कोई ऐसी एबिलिटी है जो इंसान की इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। तो वो सब चीजें अगर हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी स्पीशीज में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड करके भी कर रहे हैं, तो उसके बेनिफिट सभी कंट्रीज के साथ इक्वली शेयर होना चाहिए, स्पेशली बिटवीन डेवलप कंट्रीज एंड डेवलपिंग नेशन। ओके, सो कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 3 मेन गोल हैं। फर्स्ट इज कंजर्वेशन, सेकंड इज सस्टेनेबल यूज एंड थर्ड इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। क्लियर?
यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं सभी को, अपने इकोसिस्टम को, स्पीशीज को एंड इवन जेनेटिक रिसोर्सेज को भी। अब इसी के अंडर में दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स निकल के आए। एक निकल के आया कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एंड सेकंड निकल के आया नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो ये दो इसके चाइल्ड, ठीक है, दो बच्चे निकल के आए सीबीडी के। तो पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं। कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी अडॉप्ट किया 2000 में। यानी कि अगर आप कहीं भी ट्रांसफर कर रहे हो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इधर से उधर, ठीक है, जो अपने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मॉडिफाई करें, तो उनकी सेफ हैंडलिंग होनी चाहिए। ठीक है, दिस सेफ ट्रांसफर, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दैट मे अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, दिस वाज कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी अंडर सीबीडी। सेकंड प्रोटोकॉल निकल के आता है 2010 में। ओके, ये बात कर रहा है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन, aiming to ensure that even the indigenous communities benefit from the use of their traditional knowledge and biodiversity। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज इन ट्राइबल्स वगैरह के पास है और उनको यूज करके कोई कंपनी, मॉडर्न आपकी जो कमर्शियल कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स, ये उनका नॉलेज यूज करते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं और लॉन्च कर देते हैं मार्केट में। लेकिन उन ट्राइब्स को पता ही नहीं था कि हमसे ये जो नॉलेज लिया जा रहा है ये एक्चुअली इसको कमर्शियलाइज करेंगे ये लोग बाहर जाके। ठीक है, तो इसमें इंडिजिनस कम्युनिटीज का भी ध्यान रखा गया है कि अगर आपने उनका कोई नॉलेज लेकर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उससे बेनिफिट मिला है आपको, तो उसको शेयर कीजिए आप इनके साथ। वो आदिवासी हेयर ऑयल वालों की बातों में मत आना, वो बकवास लोग हैं। ठीक है, बहुत बड़ा फ्रॉड था, वो बहुत बड़ा स्कैम है। एनीवे, तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, ठीक है, अगर हमने लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को सेफली ट्रांसफर करना, हैंडल करना, और नागोया प्रोटोकॉल कि अगर हमें कोई बेनिफिट मिले तो उसको प्रॉपर शेयर किया जाए सबके साथ, ये दोनों निकल के आए अंडर दी सीबीडी। ओके, अब इसी को लेकर बार बार इसकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रहती हैं। एंड रिमेंबर दैट दिस ट्रीटी इज लीगली बाइंडिंग। अगर आपने साइन किया तो फिर आपको अपने यहाँ बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इसके अंडर में मेजर डेवलपमेंट्स क्या रही हैं, तो 2010 तक आप नागोया प्रोटोकॉल तक आ गए। इसके बाद चलिए 2011 से 20 के बीच हमने डेवलप किए आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। ठीक है, यहाँ पे 20 आईची टारगेट सेट किए गए 2010 कि हम ये अचीव करेंगे बाय 2020, और इसी पे बेस ये आर्टिकल आया है कि हमने कुछ नहीं कर पाए, हम पूरा वर्ल्ड ही इस टारगेट को मिस कर गया है। बात की गई थी हैबिटेट प्रिजर्वेशन करने की, लॉस को रिड्यूस करने की स्पीशीज के, और इंक्रीज करने की प्रोटेक्टेड एरियाज को, but सभी countries almost struggle to meet these targets fully. This is one thing। अब 2020 तक तो आईसी टारगेट चले, 2020 के बाद क्या, तो 20 के बाद की बात की गई सीबीडी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 2021 में होनी थी लेकिन वो 22 में हो पाई ड्यू टू कोविड। यहाँ पे बात की गई और यहाँ पे इनेक्ट किया गया कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये अडॉप्ट किया गया कॉप 15 में इन दिसंबर 2022, और इसने नए एम्बिशंस अपने सामने सेट किए जो अचीव किए जाएंगे बिटवीन 2030 टू 2050। अब ये न्यू एम्बिशंस में क्या है, फर्स्ट इज टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ ग्लोबल लैंड एंड मराइन एरियाज बाय 2030, दैट इज कॉल्ड एज 30-30 टारगेट। ओके, 30% ग्लोबल लैंड और मराइन एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2030। दूसरा, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे इंक्लूडिंग द एक्सेस न्यूट्रिएंट जो कि फर्टिलाइजर के ओवर यूज से होता है एग्रीकल्चर में, और दूसरा प्लास्टिक वेस्ट को। एंड थर्ड इज वी विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो रिसोर्स का तो हमेशा से इशू रहा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज में हो या बायोडाइवर्सिटी में, फंड्स देने के लिए कोई कंट्री तैयार नहीं होती है। फोर्थ इज हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030 थ्रू स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नेशनल लेवल पर। ठीक है, तो ये नए टारगेट सेट किए गए अंडर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एट कॉप 15। ऑलराइट, इसके अलावा एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक भी पब्लिश किया जाता है। ये एक रिपोर्ट होती है 2020 में पब्लिश की गई थी, और इसने कहा था कि वर्ल्ड फेल हो गया है इन अचीविंग द आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट। इंडिया लेवल पर अगर हम बात करें, इंडिया लेवल पे आने से पहले इसकी बात करते हैं। कॉप 15 से निकल के आया कन्विंग प्रोटोकॉल, ठीक है, इंपॉर्टेंट टारगेट था 30-30, और इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटीज के साथ भी बेनिफिट शेयर करने की बात की गई है जो कि 2010 में ही कर ली गई थी। इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया का वही राग है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी अडॉप्टेड। डेवलपिंग कंट्रीज पे ज्यादा बंदिशें ना लगाई जाएं, डेवलप कंट्रीज ज्यादा ध्यान दें। ये इंडिया ने अपने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान लेकर आए, क्योंकि हमने इसको साइन किया, सिग्नेटरी हैं हम इसके, तो वैसी बात है कि ये लीगली बाइंडिंग है तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के लिए हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 इनेक्ट किया, जहां पे हमने नेशनल, स्टेट एज वेल एज लोकल लेवल पर भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अथॉरिटीज बनाई है।
ओके, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने जो बनाई है उसको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। अब ये जो बायोडायवर्सिटी एक्ट है ये मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा एक्ट है, तो इसको मैं आपके साथ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है हमें। चलिए, अब लास्ट आर्टिकल है हमारा आज का, जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड ह्यूबल टेलीस्कोप, ठीक है, यहाँ पे इसको लेकर कुछ बातें आई थी, बट ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसमें दी है, ये दोनों टेलीस्कोप के बारे में जानना जरूरी है स्पेशली और प्रीलिम्स के लिए। पहले आप यहाँ पे देखना होगा आपको थोड़ा सा ये समझने के लिए कि आखिर हमें दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी। एक है अल्ट्रावायलेट और दूसरा है विजिबल। यहाँ पे ये जो ह्यूबल था वो इनमें बेटर वर्क करता है, लेकिन वो इंफ्रारेड में उतना बेटर वर्क नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे आप इंफ्रारेड को अकेले में मत देखिए, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी होती हैं, स्टार्टिंग लेवल की वेव्स अलग हैं, मिड लेवल की अलग है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड में ह्यूबल वाला उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, पहली बात, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि जो हमारा ह्यूबल है उसको हम लोग स्टैब्लिश करते हैं लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो ऑब्वियस बात है कि उसके बाद क्लाउड्स और फिर गैलेक्सीज को जब ऑब्जर्व करता है तो काफी सारी डस्ट वगैरह है, तो ये उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता है। जबकि जो हमारा अभी न्यू वाला है जेम्स वेब, उसको हम लोग लोकेट कर रहे हैं लैग्रांज पॉइंट 2 पे, ठीक है, जो कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है, जो हमने अभी अपना आदित्य एल्बन मिशन भेजा ना, वही वाला, ठीक है। तो ये एक तो क्या है कि अर्थ का जो एटमोस्फियर है उससे बाहर निकल गया। ओके, तो ये एक बेनिफिट है कि और बेटर ऑब्जर्वेशन कर सकता है इन सबका। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये इंफ्रारेड रेंज में वर्क करता है मोस्टली रादर देन विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट वंस। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की। ओके, ह्यूबल वाला जो था इट वाज लॉन्च वे बैक इन 1990, नासा और ईएसए ने मिलकर किया था, यूरोप वाला, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में स्टेशन है, अराउंड जस्ट 547 किलोमीटर अबव अर्थ। इसकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम की जा सकती है क्योंकि लियो अर्थ ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट वहां जा सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, कभी इसमें कोई फेलियर आता है। अब जेम्स वेब को देखिए, ये लॉन्च किया गया है 2021 में, किसके थ्रू? नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। लेकिन ये स्टेब्लिश किया गया है सेकंड लैग्रांज पॉइंट पे, L2 पे, जो कि अर्थ से है 1.5 मिलियन किलोमीटर। यानी कि आप एक बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जाके सर्विसिंग नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज वन थिंग, ये एक कंपैरिजन हो गया इनकी लोकेशन को लेके। दूसरा है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव को लेके। ह्यूबल स्पेस ह्यूबल टेलीस्कोप जब लॉन्च किया गया था उसका मेन गोल था गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स एंड नेबुला को ऑब्जर्व करना, मोस्टली किस रेंज में? विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट में, जो मैंने आपको ऊपर स्पेक्ट्रम दिखाया, ठीक है। इंफ्रारेड में ये उतना ऑब्जर्व नहीं कर सकता, ठीक है? और इसने कुछ सक्सेस भी अचीव की है, जैसे इसने बताया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है, और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे पूछ भी लिया था कि आखिर कौन से साइन होंगे जिससे ये पता चल सके कि हमारा यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, ओके। इसी ने डिस्कवर किए काफी सारे ब्लैक होल्स, उनको स्टडी किया, एट द सेम टाइम डिस्टेंट गैलेक्सीज को भी ऑब्जर्व किया ह्यूबल ने। अभी भी सर्विस में है ये, बट इसकी एज हो चुकी है लगभग, ठीक है, कुछ टाइम में मैकेनिकल फेलियर देखने को मिलेगा उसमें, इसलिए ये लॉन्च कर दिया गया है जेम्स वेब 2021 में। ये स्टडी कर रहा है अर्ली यूनिवर्स को, क्योंकि इसी ने पता लगाया कि जो हमारा बिग बैंग हुआ ना उसके कुछ टाइम बाद ही बनना शुरू हो गई थी हमारी ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स में हैं आज। यानी कि ये अर्ली यूनिवर्स को बेटर स्टडी कर पा रहा है कि आखिर पहली बार जब कोई स्टार बना होगा तो कैसे बना होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर हमें पिक्चर दे पाएगा अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सोप्लैनेट्स, यानी कि जो दूसरे प्लैनेट्स है उनका एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली किस तरीके का है, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर सकता है इंफ्रारेड लाइट रेंज में, ठीक है। तो जो भी कॉस्मिक डस्ट है जो आप अंतरिक्ष में देखते हो डस्ट जैसा, ये उस सब को पियर कर सकता है, एंड इट कैन स्टडी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू कोल्ड और फेंट, यानी कि स्मॉल, फॉर द ह्यूबल टू डिटेक्ट। तो ये उससे बेटर काम करेगा। वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन को देख लीजिए, तो ह्यूबल काम कर रहा है मोस्टली अल्ट्रावायलेट रेंज में और विजिबल रेंज में, एंड इंफ्रारेड में सिर्फ नियर इंफ्रारेड में करेगा, वो भी थोड़ा सा, ओके। ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता इंफ्रारेड में, इसलिए ये कॉस्मिक डस्ट वगैरह जो हमें दिखती है यूनिवर्स में उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता उतने अच्छे से, ठीक है। ये मेनली कैप्चर करता है सिर्फ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट को, इसीलिए ये आइडल है फॉर स्टडिंग स्टार्स, गैलेक्सीज एंड प्लैनेटरी सिस्टम विद इन ए रेंज विजिबल टू ह्यूमन आइज। जो ह्यूमन आइज को विजिबल नहीं है वो इसको भी विजिबल नहीं है, लेकिन जेम्स वेब इसको ओवरकम करता है। ये नियर इंफ्रारेड में भी स्टडी कर लेगा और मिड इंफ्रारेड में भी स्टडी कर लेगा। इट स्पेशलाइज इन इंफ्रारेड लाइट, allowing it to observe objects that are too cold for visible light or enabling the study of distant galaxies, star formation and planetary atmosphere। क्योंकि मिरर का साइज ही इतना बड़ा रखा गया है, ये जो ह्यूबल था उसका मिरर था जस्ट 7.9 फीट, जबकि इसका है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा, 21 फीट, ओके। तो ये स्मॉल मिरर होने के बाद भी इसने हालांकि जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें कैप्चर करके दी है, ठीक है, लेकिन सिर्फ विजिबल रेंज की, इंफ्रारेड रेंज की ये नहीं दे पाता है।
इसका रेजोल्यूशन और भी ज्यादा है और ये हमें इंफ्रारेड लाइट की भी इमेजेस दे सकता है। ओके, और उन ऑब्जेक्ट्स की भी जो कि बहुत ज्यादा दूर हैं और वो भी बहुत क्लैरिटी के साथ। इसलिए आजकल हम लोग जब कुछ डिस्कवरी की न्यूज पढ़ते हैं तो मोस्टली न्यूज में रहता है जेम्स वेब टेलीस्कोप रादर देन ह्यूबल टेलीस्कोप। ठीक, बस एक दो पॉइंट और हैं फिर खत्म करते हैं। ऑर्बिट की बात करें तो ये लोकेटेड है लियो अर्थ ऑर्बिट में जस्ट 547 किलोमीटर, विच मेक इट इजियर टू एक्सेस एंड रिपेयर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। ठीक है, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर स्टेशन किया गया लैग्रांज पॉइंट L2 पर, एंड 1.5 मिलियन किलोमीटर है अवे फ्रॉम द अर्थ टू ऑब्जर्व द डीप स्पेस। चैलेंजेस क्या है? ह्यूबल के साथ चैलेंज था कि इसका मिरर बार बार खराब हो रहा था। ठीक है, तो इसको तो खैर फिक्स कर लिया जाता था, बट ये मोस्टली ऑब्जर्व वर्क करता है सिर्फ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम में। बट अगर कॉस्मिक डस्ट से हिडन है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको कैसे ऑब्जर्व करेगा? नहीं कर पाता है। ठीक है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए चाहिए आपको इंफ्रारेड की एबिलिटी जो कि मिलती है जेम्स वेब में। लेकिन इसके साथ चैलेंज है कि इसको आप सर्विस नहीं कर सकते, इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते अगर ये एक बार खराब हो गया तो। ओके, एंड ये ऑपरेट करता है सिर्फ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, ये विजिबल लाइट वाले में ऑपरेट नहीं कर पाएगा जैसा कि ह्यूबल कर सकता था। लाइफ स्पैन इसका तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, 3 डेकेड। अल्टीमेटली ये फेल हो ही जाना थोड़े टाइम में। जेम्स वेब भी हमने ऑपरेट किया है सिर्फ 10 से 20 साल के लिए बस। ठीक है, ये भी 2040 तक अपना काम खत्म कर लेगा। की साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं दोनों के? ह्यूबल की बात करते हैं पहले। इसने डिटरमिन की एज ऑफ द यूनिवर्स की, हमारा जो यूनिवर्स है वो है 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना। ठीक है, इसने डार्क एनर्जी हमें ढूंढ के बताई दैट देयर वॉज एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क एनर्जी। दिस इज द फोर्स जो ड्राइव कर रही है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को। ठीक है, यही यूपीएससी ने स्टेटमेंट में पूछा था कि ये जो प्रेजेंस है डार्क एनर्जी की, यही प्रूव करती है कि अभी भी हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। इसने काफी सारे एक्सोप्लैनेट्स हमें डिस्कवर करके दिए और ह्यूबल डीप फील्ड इट कैप्चर्ड द डीपेस्ट इमेज ऑफ द यूनिवर्स रिवीलिंग थाउजेंड ऑफ गैलेक्सीज इन स्मॉल पैच ऑफ स्काई। जेम्स वेब की बात करें तो ये ऑब्जर्व करता है गैलेक्सीज फॉर्म्ड ओनली ए फ्यू 100 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। तो ये हमें मदद करेगा ये समझने में कि आखिर जो पहली बार स्टार या गैलेक्सीज बनी थी वो कैसे बनी थी। ओके, ओरिजिन पे ये ज्यादा फोकस करेगा। इसने भी काफी सारे एक्सोप्लैनेट्स हमें ढूंढ के दिए हैं। एंड स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन इट एग्जामिन द स्टार फॉर्मिंग रीजंस ऑब्सक्यूर्ड बाय डस्ट एंड प्लैनेटरी सिस्टम इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन में काम कर रहा है तो ये डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करता। Okay, so that's it for this session. Thank you and do join our prelims revision series जो मॉड्यूल बेस्ड है। अगर आपको हिस्ट्री का भी करंट के साथ स्टैटिक भी पढ़ना है तो आप हिस्ट्री मॉड्यूल ज्वाइन कीजिए। अगर आपको सिर्फ एनवायरनमेंट और साइंस टेक में प्रॉब्लम है तो फिर आप उसी को ज्वाइन कीजिए। और अगर मेन सीरीज भी इसके साथ, दैट मीन्स एनी एवरीथिंग ऑन द ऐप फॉर नेक्स्ट 2 years, दैट वो अगर आपको लेनी है तो वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में आएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।